क्वेश्चन क्या है? This is a smooth inclined plane. M1 की वैल्यू 2 kg और M2 की वैल्यू 4 kg और बीच में they are connected with a string. If the given system is released from rest, find acceleration of each block and tension in the string. Both easy question. क्या टेंशन 0? टेंशन कितना होगा? 0 होगा। 0, करेक्ट। टेंशन 0, इसका आंसर होगा टेंशन 0 एंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स विल बी सेम 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी g/2। दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से मूव करेगा और टेंशन नहीं होगा, टेंशन 0 हो जाएगा। इस बात को अच्छे से समझना है, उसके लिए दो तरीके हैं समझने का, मैं अभी बता रहा हूँ आपको वन बाय वन। देखिए, दो ब्लॉक से अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो यू प्लेस ओनली वन ब्लॉक M1, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, तो M1 का एक्सेलरेशन कितना होगा इस डायरेक्शन में? g sin थीटा होगा। g sin थीटा होगा, दिस इज थीटा। रीजन इसका क्या है देखिए यहाँ पे, व्हाई इट इज g sin थीटा, इट इज थीटा इफ एनी ब्लॉक इज प्लेस्ड हियर M1, इसका वेट नीचे लगता है M1g, M1g का कंपोनेंट इधर होता है परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन M1g cos थीटा और इधर होता है M1g sin थीटा। ये हम लोग कई बार कर चुके हैं। इसका एक्सेलरेशन m मान लीजिए। तो डाउन द प्लेन जब आप इक्वेशन लिखोगे, डाउन द प्लेन जब इक्वेशन लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे नेट फोर्स लिखेंगे mg sin थीटा, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आ गया g sin थीटा। सिमिलरली g और थीटा का वैल्यू डाल दो। सिमिलरली सिर्फ M2 का लिखें, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। मास कोई भी हो, अगर मोशन अंडर ग्रेविटी है, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, किसी भी मास का एक्सेलरेशन इतना ही आएगा, g sin थीटा ही आएगा। तो इसका एक्सेलरेशन भी g sin थीटा, इसका एक्सेलरेशन भी g sin थीटा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम, यानी दोनों सेम एक्सेलरेशन से आ रहे हैं, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन 0। एक तो ये हुआ कि आपने इस तरह का क्वेश्चन कर लिया, अब आइडिया हो गया, डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। सपोज कोई पहली बार कर रहा है और उसको ये सब आइडिया नहीं है पहले से, देन ही विल सॉल्व द क्वेश्चन विथ इक्वेशंस ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। तब वो क्या करेगा देखिए, उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि फॉर बिगिनर्स क्या करना चाहिए, एकदम रूल से चलना है। तो व्हाट टू डू, तो दोनों ब्लॉक एक साथ ही मूव करेंगे ये तो श्योर है, बिकॉज दे आर कनेक्टेड विथ अ स्ट्रिंग ड्यू टू ग्रेविटी, दोनों का एक्सेलरेशन सेम। अब इस ब्लॉक पे M1 पे एक टेंशन लगेगा इधर और दूसरा फोर्स इधर लगेगा M1g sin थीटा। तो M1 पे देयर आर टू फोर्सेस, टेंशन अलोंग द प्लेन, अलोंग द प्लेन की बात कर रहे हैं, M1g sin थीटा एंड टेंशन। तो इसका इक्वेशन, M1 का इक्वेशन बनेगा M1g sin थीटा माइनस t माइनस M1g sin थीटा नहीं लिख सकते, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स है दैट विल बी पॉजिटिव एंड अपोजिट टू द एक्सेलरेशन फोर्स विल बी नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में mg sin थीटा है और अपोजिट t है। दिस इज द नेट फोर्स, दिस इज इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन 1 बन गया फर्स्ट ब्लॉक के लिए। नाउ M2 के लिए देखिए, M2 के लिए सिमिलर इक्वेशन M2 के लिए भी लिखेंगे। देखिए M2 पे टेंशन यहाँ लग रहा है T और डाउन द प्लेन M2g sin थीटा एक फोर्स लग रहा है, T1 होगा।
टेंशन तो सेम ही रहेगा, सेम स्ट्रिंग है, तो टेंशन डाउन द प्लेन m2 g sin थीटा भी डाउन द प्लेन, तो Yes. t प्लस m2 g sin थीटा इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन। दो इक्वेशन बन गया, दो अननोन है, टेंशन अननोन है, एक्सेलरेशन अननोन है, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन में टेंशन और एक्सेलरेशन है, दो अननोन दो इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लेंगे, टेंशन आ जाएगा, फिर टेंशन का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डाल देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज में मेनली पुली मास सिस्टम होता है, पुली मास सिस्टम। तो पुली एक डिवाइस है फोर्स का डायरेक्शन चेंज करने के लिए या टॉर्क को चेंज करने के लिए। तो पुली जो होता है आइडियल पुली, आइडियल पुली का मतलब है दिस इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शन भी नहीं होना चाहिए, मास भी नहीं होना चाहिए, तब इसको हम लोग आइडियल पुली बोलेंगे। तो ऐसा ही एक आइडियल पुली यहाँ है, राउंड शेप में होता है जनरली। सीलिंग से एक स्ट्रिंग के थ्रू दिस पुली इज हैंगिंग, आइडियल पुली। इसके दोनों साइड में एक एक मास विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रिंग लगा हुआ है। दिस इज m1 और इस साइड में है m2। m1 and m2, two masses are there. m1 m2, we can assume either m1 is greater than m2 or m2 is greater than m1. Let us assume m2 is greater than m1. तो it is quite obvious कि दोनों में जो बड़ा होगा pulley will start falling according to that mass. m2 बड़ा है तो this mass will, जैसे ही सिस्टम को रिलीज करेंगे m2 will start moving in downward direction, and because they are connected with the same string m1 will go up, और दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, ये भी एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, ये भी एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। m1 के ऊपर सारे फोर्सेस को नोट देखें अगर फ्री बॉडी डायग्राम, तो एक फोर्स लग रहा है इसका वेट, mg, हाँ, दूसरा फोर्स है टेंशन। टेंशन। m2 के ऊपर भी दो ही फोर्स है, एक फोर्स है m2g, दूसरा फोर्स है टेंशन। तो इसमें तो कोई डाउट का चांस नहीं है। अब दोनों ब्लॉक का अलग अलग इक्वेशन बनाना। m1 के लिए देखिए, m1 के लिए इक्वेशन यहाँ लिख रहे हैं, इट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो टेंशन पॉजिटिव हो जाएगा, m1g निगेटिव। सो नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक m1 इज t माइनस m1g, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन 1। m2 के लिए इसी तरीके से इक्वेशन लिखें, इट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो ये फोर्स पॉजिटिव और ये फोर्स निगेटिव, ये सीखना जरूरी है। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाला फोर्स पॉजिटिव, यहाँ एक्सेलरेशन ऊपर था, t पॉजिटिव लिया, यहाँ एक्सेलरेशन नीचे है, m2g पॉजिटिव और t निगेटिव है, सो नेट फोर्स विल बी m2g माइनस t। ये ध्यान देने की बात है, यहाँ t माइनस mg लिखा है, यहाँ mg माइनस t क्यों लिख रहे हैं? सब लोग अभी समझ लीजिए इसको, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो भी फोर्स होगा, यहाँ पे नोट में डाल दे रहा हूँ, forces in the direction of acceleration are taken as positive, इसको हमेशा ध्यान रखिए, and opposite to it as negative। ऐसा क्यों? जो कॉन्सेप्ट है F इक्वल्स ma का, इसमें ये फोर्स और ये एक्सेलरेशन, नेट फोर्स एंड नेट एक्सेलरेशन, दे रिमेन इन द सेम डायरेक्शन, यानी जिधर एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स भी उधर ही होता है। तो अगर ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ये निगेटिव तो ये भी निगेटिव, इसलिए इस रूल को हमेशा ध्यान में रखिए, तो आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। नाउ दोनों को डिवाइड कर लें, टेंशन निकल जाएगा, टेंशन का वैल्यू डाल दें तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा।
बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े, इसलिए इसको सॉल्व करके दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, सॉल्यूशन आ जाएगा। आ गया सर, m1 हाँ माइनस m2 बाई m1 प्लस नहीं, m2। m2 माइनस m1 आएगा, m2 माइनस m इंटू जी डिवाइडेड बाई m2 प्लस। देखिए मैंने यहाँ लिखा है, मैच कर रहा है कि नहीं। और टेंशन आएगा 2m1 m2g डिवाइडेड बाई m2 प्लस m1। जस्ट वेरीफाई कि आया कि नहीं आया। दिस इज अ स्टैंडर्ड फार्मूला, आप सभी को याद रखना है 9 नंबर। जिनका भी इस क्वेश्चन में डाउट है वो अच्छे समझ लीजिए। वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में और टाइम है सेकंड में। तो थीटी ग्राफ में जो स्लोप होता है tan थीटा, दैट गिव्स एक्सेलरेशन। तो 0 से 3 सेकंड के बीच में ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। 0 से 3 सेकंड के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन, यानी पॉइंट ए से लेके बी तक एक्सेलरेशन विल बी सेम एवरीवेयर। यहाँ से 0 से 3 सेकंड के बीच में ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। सो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी tan थीटा के बराबर। tan थीटा होगा 15/3। दिस इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बी से सी के बीच देखिए, 3 से 5 सेकंड के बीच, 3 और 5 सेकंड के बीच में वेलोसिटी इज कांस्टेंट। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन जीरो। हाँ, 5 से 8 सेकंड के बीच में देखिए, हाइट सेम, ये एंगल का हाइट सेम और बेस 3 इसी के बराबर। मगर एंगल जो लेते हैं, ये वाला एंगल नहीं, इधर वाला एंगल लिया जाता है। ये 90 से बड़ा हो गया, तो 5 से 8 सेकंड के बीच में स्लोप इज निगेटिव। tan थीटा अगर 90 से बड़ा हो गया तो निगेटिव आता है। तो ये एंगल अगर थीटा है तो दिस इज 180 डिग्री माइनस थीटा। तो इस केस में tan 180 डिग्री माइनस थीटा इज minus of tan theta, and this gives you acceleration. If it is negative, it is called as retardation. तो 5 से 8 सेकंड के बीच में एक्सेलरेशन निगेटिव आ रहा है, माइनस tan थीटा आ रहा है, और tan थीटा पहले से मालूम है 5, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस ग्राफ से ये तीनों पोर्शन का हम लोग को रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मिल रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो 0 से 3 सेकंड के बीच में, ए बी के बीच में, this point is supposed to be A to B acceleration is constant, that is 5. B to C acceleration is 0, and C to D acceleration is -5, यानी रिटार्डेशन। इतना इंफॉर्मेशन मिल गया ग्राफ से। उसके बाद क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 2 सेकंड पे फोर्स बताइए। तो 0 से 3 सेकंड के बीच में एक्सेलरेशन इतना ही है, 2 सेकंड पे भी इतना ही एक्सेलरेशन। तो t इक्वल्स 2 सेकंड पे अगर फोर्स चाहिए तो फोर्स इज ma, और मास दे रखा है 50 ग्राम। सो 50 by 1000 into acceleration 5. So it is 1/4 Newton. इसी तरीके से यू कैन फाइंड आउट 4 सेकंड पे, 3 और 5 के बीच में यहाँ एक्सेलरेशन 0 है, 4 सेकंड पे एक्सेलरेशन 0, तो फोर्स इज ऑल्सो 0। सिमिलरली 6 सेकंड पे, 6 सेकंड पे देखिए, 6 सेकंड पे 5 और 8 के बीच में एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, यानी कि फोर्स जो लगेगा वो रिटार्डिंग फोर्स होगा, ए में नेगेटिव आएगा। 5 है यहाँ, +5 था, तो सेम आएगा, -1/4 न्यूटन आएगा। -1/4 न्यूटन का मतलब होता है कि ये रिटार्डिंग फोर्स, इसमें मास सेम है, फोर्स लगा तो इट विल एक्सेलरेट। अब कोई दूसरा फोर्स इधर से लगने लगे तो इसके एक्सेलरेशन को डाउन करेगा, रिटार्ड करेगा, इसका वेलोसिटी को घटाएगा। रिटार्डेशन से हमेशा वेलोसिटी घटेगी और एक्सेलरेशन से हमेशा वेलोसिटी बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दे रखा है कि एक स्मूथ सरफेस पे देयर आर 2 ब्लॉक्स MA and MB, and one person called experimenter is applying a force on MA. Experimenter applies
a force on the block A. कितना फोर्स है दैट इज नॉट गिवन, इसको मैं F नॉट मान रहा हूँ according to question. Question is, these two blocks are placed on a smooth surface and the experimenter, the person who is doing experiment, is applying a force on first block M. Due to that, both the blocks will accelerate and acceleration will be equal. दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से जाएगा. क्वेश्चन में दे रखा है फोर्स अप्लाइड बाय ब्लॉक A on block B is F. Force applied by block A on block B is F. अब आप लोग को बताना है ऐसा फोर्स के बारे में मैंने बताया है कि नहीं, इस फोर्स के बारे में कुछ बताया है कि नहीं मैंने. ब्लॉक ए ब्लॉक बी पे जो फोर्स लगाता है उस फोर्स का नाम बताइए. मैंने बताया हुआ है उस फोर्स को क्या बोलते हैं, कौन सा फोर्स? रिएक्शन. और कोई नाम? कांटेक्ट फोर्स. रिएक्शन, कांटेक्ट फोर्स. रिएक्शन फोर्स भी बोल सकते हैं लेकिन एक्चुअल नेम है कांटेक्ट फोर्स. ब्लॉक ए ब्लॉक बी पे जो फोर्स लगाएगा F, दैट इज कांटेक्ट फोर्स. सेम फोर्स विल बी अप्लाइड बाय ब्लॉक बी ऑन ब्लॉक ए. तो हमें F नॉट पता करना है इन टर्म्स ऑफ F, MA एंड MB. F नॉट की वैल्यू निकालनी है MA, MB और F के टर्म्स में. तो F नॉट की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज द क्वेश्चन. सबसे पहले तो एक्सेलरेशन, दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहे हैं तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम. ये तो सबको मालूम होना चाहिए, ऐसा हम लोग कर चुके हैं पहले कि दोनों ब्लॉक का अलग अलग भी कैलकुलेशन कर सकते हैं और दोनों ब्लॉक को एक साथ चूंकि जा रहा है तो सिंगल ब्लॉक जैसा भी ट्रीट कर सकते हैं. दोनों ब्लॉक मिला के एक सिंगल सिस्टम बन गया. तो MA plus MB due to force F naught is moving with acceleration A. So F naught equals total mass of the system into acceleration. Therefore acceleration is this. अब दोनों ब्लॉक में से किसी एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो. फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एनी ब्लॉक, दोनों में से कोई भी ब्लॉक का बनाएंगे तो आंसर आ जाएगा. मैं दोनों के लिए करके बता रहा हूँ आपको कि एनी ब्लॉक. एग्जाम में जब क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम लोग दोनों ब्लॉक के लिए कर रहे हैं ताकि आपको ये पता चले कि कौन सा ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से कम मेहनत करनी पड़ेगी. तो दोनों करके देखेंगे तब तो समझ आएगा कि किसमें कम मेहनत है. फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ MA बनाए तो भी F नॉट निकल जाएगा, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ MB बनाए तो भी आंसर आ जाएगा. दोनों में से किसी का कैलकुलेशन करें. MB के ऊपर देखिए पहले, दिस इज मास MB, एक्सेलरेशन A, एक्सेलरेशन मालूम है. MB is moving on forward only because of the force applied by MA on MB. तो MA जो है MB के ऊपर फोर्स लगा रहा है F. This is the force, यहाँ जो लिखा हुआ है. Only this force is acting in horizontal direction. तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, F equals net force equals mass into acceleration. एक्सेलरेशन यहाँ से डाल देते हैं. So F equals MB into acceleration is F naught divided by MA plus MB. Therefore, F naught equals, F naught की वैल्यू MA plus MB. F naught is equal to MA plus MB into MB divided by MB हो जाएगा. MA plus MB divided by MB into F. This is the answer. Similarly इसको देखिए, MA का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो this is MA, इधर से F naught. This force F, MA is applying force F on MB. बदले में reaction force MB will apply on MA also in opposite direction. देखिए, और acceleration.
फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, ये एक्सटर्नल फोर्स हुआ जो एक्सपेरिमेंटर लगा रहा है, ये कौन लगा रहा है, सेकंड ब्लॉक फर्स्ट ब्लॉक पे कांटेक्ट फोर्स, ये और ये अपोजिट होता है एक्शन रिएक्शन पेयर। इसका इक्वेशन बनेगा इक्वेशन ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में ये फोर्स है तो पॉजिटिव और ये अपोजिट है तो नेगेटिव, दैट इज इक्वल टू mv इंटू ए। अब यहाँ पे ए का वैल्यू यहाँ से आप लोग डालेंगे और एफ नॉट का वैल्यू निकालेंगे एंड यू वेरीफाई कि सेम आंसर इज कमिंग और नॉट कमिंग। मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग वेरीफाई करिए। दोनों फ्री बॉडी डायग्राम सभी लोग कॉपी में बनाइए। शुरुआत में ये सारा डिटेल में करना जरूरी है। ऑल ऑफ यू ड्रॉ बोथ द फ्री बॉडी डायग्राम, दोनों से आंसर निकालिए, एफ नॉट का वैल्यू सेम आता है कि नहीं मुझे कंफर्म करिए। क्वेश्चन नंबर 12 में जो डायग्राम बना हुआ है उसको मैं थोड़ा अलग तरीके से यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए, एक मैन जो है वो गड्ढे में गिर गया, उसको दो फ्रेंड मिलके बाहर निकाल रहे हैं। तो मैन को इस मास से, एम मास से मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, मास ऑफ द मैन इज एम, ऐसे इसको दो स्ट्रिंग से बांध के ऊपर खींचा जा रहा है। इस तरह की स्थिति है। यहाँ पे एक पुली लगा दिया है, यहाँ पे भी पुली लगा दिया, दोनों जगहों पे एक एक पुली लगा हुआ है दोनों कॉर्नर। ये पुली लगा हुआ है, पुली से स्ट्रिंग ऐसे आया हुआ है और यहाँ से दे आर पुलिंग। एक आदमी इधर से पुल कर रहा है, एक आदमी इधर से। फोर्स इज एफ, फोर्स इज एफ। और यहाँ से ये डिस्टेंस जो है दैट इज गिवन, दिस डिस्टेंस इज आल्सो गिवन, सिमेट्रिक है, दैट इज डी, टोटल सेपरेशन इज डी। तो ये हो गया d/2 और ये भी हो गया d/2। ये एंगल आप थीटा मान लीजिए। और ये मैन का इस डिच में जो हाइट है, डेप्थ है, वो दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ का डेप्थ दिया हुआ है h। तो क्वेश्चन ठीक से समझ लीजिए, एक आदमी जो गड्ढे में गिरा हुआ है एम मास का, उसको रस्सी से ऐसे बांध के रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। दोनों तरफ के लोग धीरे धीरे इस रस्सी को ऐसे ऐसे खींच रहे हैं, तो धीरे धीरे ये आदमी ऊपर जा रहा है, स्लोली, इट इज मूव्ड स्लोली, स्लोली मूव्ड। इसका मीनिंग सिर्फ ये है कि एक्सेलरेशन नहीं है, मैन इज मूव्ड वेरी स्लोली। तो कितना फोर्स दोनों लोग लगा रहे होंगे एट द मोमेंट डायग्राम इज शोन। क्वेश्चन में ये बताना है कि जैसे जैसे ये फोर्स का वैल्यू, जैसे जैसे ये आदमी ऊपर की तरफ मूव करेगा, ये फोर्स का वैल्यू बढ़ने लगेगा। जितना ऊपर आएगा उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी नीचे गड्ढे में गिरा हुआ है तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा, आधा ऊपर आ गया तो फोर्स बढ़ जाएगी, और ऊपर जाएगा फोर्स और बढ़ जाएगा। दिस वी हैव टू प्रूव एंड फाइंड द फोर्स व्हेन द मैन इज एट अ डेप्थ h। अभी इस केस में ये फोर्स कितना लगाना पड़ रहा है, और जैसे जैसे ये हाइट कमेगी ये फोर्स बढ़ेगा। ये दोनों बातें बतानी है। तो बहुत क्लियर है। देखिए, इस मैन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो देखिए, एक तो इसका वेट लग रहा है mg और स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होगा T, यहाँ दोनों साइड। तो वर्टिकल से थीटा एंगल पे टेंशन है T, इधर भी टेंशन है T, थीटा थीटा। T एंड एफ आर सेम। जो आप स्ट्रिंग में फोर्स लगा रहे हैं वही इस स्ट्रिंग के अंदर का टेंशन है। तो T बोले या F बोले, दोनों सेम चीज है। मैन इज पुलिंग विथ फोर्स F, दैट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। मैन तो यहाँ फोर्स लगा रहा है और स्ट्रिंग इस मैन के ऊपर यहाँ फोर्स लगा रहा है, तो F और T सेम चीज हुआ। अब कैलकुलेशन करते हैं। टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा दोनों। इस टेंशन का एक कंपोनेंट इधर आएगा T sin थीटा और एक कंपोनेंट ऊपर आएगा T cos। इस टेंशन का भी एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा T sin थीटा और ऊपर में एक कंपोनेंट आ जाएगा T cos थीटा। So horizontal direction में it is cancelled and man is moving slowly in upward direction. Acceleration 0, moving in upward direction. तो यहाँ इक्वेशन क्या बनेगा,
net force is ma and a is 0, यानी net force is 0, तो it is case of equilibrium. एक्सेलरेशन जब 0 हो जाता है, नेट फोर्स 0 हो जाता है, तो इट इज द केस ऑफ इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम के टाइम पे आपने पढ़ा था. तो फोर्स हो जाएगा t cos थीटा, t cos थीटा, 2t cos थीटा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, दैट इज इक्वल टू 0. टेंशन यहां से आ गया, टेंशन कह लें, f कह लें, mg अपॉन 2 cos थीटा. और इस डायग्राम से cos थीटा निकल जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है. डायग्राम से देखा जाए तो cos थीटा की वैल्यू है this is theta cos theta, this is height h divided by hypotenuse ये है h square plus ये वाला d square by 4, this is cos theta. तो ये आ गया, this is equal to 2h by under root 4h square plus d square. तो cos theta का वैल्यू यहाँ डाल देंगे, this is equal to mg upon 2h और 2 पहले से भी है तो 4h हो जाएगा. 2 times cos theta, 2 times cos theta का मतलब हुआ 4h and under root 4h square plus d square. This is the value of force applied by the man. अब आप देखिए जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे जैसे यहां से भी देख सकते हैं, यहां से भी देख सकते हैं, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, when man goes up, तब देखिए क्या होगा. जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा, थीटा विल इंक्रीज. थोड़ा ऊपर जाएगा तो थीटा बढ़ जाएगा. थीटा इंक्रीज होने से क्या होता है, कॉस थीटा की वैल्यू घट जाती है और ये डिनोमिनेटर में, कॉस थीटा डिक्रीजेस, देयरफॉर फोर्स एफ विल इंक्रीज. तो जैसे जैसे ऊपर मूवमेंट होगा, थीटा घटने लगेगा, थीटा बढ़ने लगेगा. थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा घटेगा. ये डिनोमिनेटर में अगर ये डिक्रीज होता है तो फोर्स एफ बढ़ जाएगी. तो दोनों पार्ट. प्रॉब्लम नंबर 14 में देखिए क्या दिया है. एक पेंडुलम को लिफ्ट के अंदर लगाया गया है. लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विथ 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मास उसका दे रखा है. तो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितनी होगी ये बताना है. दिस इज पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन. पार्ट ए, lift is accelerating upwards with 1.2 meter per second square and mass of the pendulum is given. So what is the tension in this string? तो इस मास का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे. देखिए अगर ग्राउंड से देख रहे हैं हम लोग, लिफ्ट ऊपर जा रहा है और ये पूरा सिस्टम लिफ्ट के अंदर ही लगा हुआ है. तो लिफ्ट का जो भी एक्सेलरेशन होगा, उस लिफ्ट के अंदर जो भी बॉडी होगी उसका भी एक्सेलरेशन सेम रहेगा. तो मास m का फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाए तो इस पे टेंशन लग रहा है T, इसका वेट लग रहा है mg और इसकी एक्सेलरेशन वही होगी जो लिफ्ट की है. देखिए यहाँ पे टेंशन T स्ट्रिंग का, इसका वेट mg नीचे और एक्सेलरेशन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड. तो पेंडुलम भी जा रहा है सेम एक्सेलरेशन से. हम लोग नीचे ग्राउंड पे खड़े होकर देख रहे हैं. सब लोग एग्री हैं इससे? एवरीवन इज एग्री? If you are agree, then make the equation. टेंशन पॉजिटिव लेंगे, mg निगेटिव लेंगे. इसका इक्वेशन बनेगा T minus mg equals ma. So tension will be equal to m into g plus a. तो आप ये फॉर्मूला की तरह याद कर लीजिए कि जब भी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा हो तो टेंशन m into g plus a हो जाएगा. नीचे एक्सेलरेट होगा तो m into g minus a हो जाता है. आप सब लोगों को मालूम होगा कि लिफ्ट के अंदर अगर आप खड़े हैं या कोई सामान लेके खड़े हैं तो लिफ्ट जब ऊपर की तरफ जाती है तो वजन ज्यादा मालूम पड़ता है, बढ़ा हुआ मालूम पड़ता है वेट. और जब नीचे की तरफ लिफ्ट जाती है तो वेट जो आपके हाथ में वो हल्का हो जाता है, वेट डिक्रीज हो जाता है. तो ऊपर जाने के टाइम पे वेट बढ़ जाता है और नीचे जाने के टाइम पे वेट घट जाता है. आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि दिस इज ड्यू टू द स्यूडो फोर्स. अभी हम लोग रेफरेंस फ्रेम ग्राउंड से इनर्शियल फ्रेम से बात कर रहे हैं. इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम मैंने आपको बताया था कि कोई भी मेजरमेंट ग्राउंड से करते हैं तो उस फ्रेम को, उस एक्सिस को हम लोग, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं.
तो यहां से आंसर आ जाएगा टेंशन इक्वल्स मास है 50/1000, जी का वैल्यू अगर 9.8 लेते हैं और एक्सेलरेशन है 1.2, तो ये हो गया 1/20 into 11, this much Newton. So 11/20 Newton is answer. This is for part A. ऐसे ही B और C करना है। B में थोड़ा किसी को कंफ्यूजन आ सकता है, इसलिए मैं B भी बता दे रहा हूँ, और C और D इसी तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अगर एक्सेलरेशन 0 हो जाए तो सपोज इफ एक्सेलरेशन इज 0, तो इस इक्वेशन में A 0 हो जाएगा तो T बराबर mg हो जाएगा। वो लास्ट के पार्ट में दिया हुआ है, पार्ट E, F में दिया है। मैं पार्ट B सॉल्व कर रहा हूँ। पार्ट बी में दिया है गोज अप विथ डिसेलरेशन 1.2, ऊपर की तरफ डिसेलरेशन है, तो फिर से फ्री बॉडी डायग्राम में देखिए, टेंशन ऊपर mg नीचे, ऊपर की तरफ डिसेलरेशन है, डिसेलरेशन, अगर ऊपर डिसेलरेशन है तो एक्सेलरेशन ठीक उल्टा हो जाएगा, नीचे हो जाएगा एक्सेलरेशन। अपवर्ड डायरेक्शन में अगर डिसेलरेशन है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो जाएगा, इसका मतलब ये होता है। तो अब mg पॉजिटिव ले लेंगे, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में mg है। अब इक्वेशन बनेगा mg माइनस टी इक्वल्स मास इंटू एक्सेलरेशन। अब हो जाएगा t इक्वल्स m इंटू जी माइनस, तो पहले g प्लस ए किया था, अब g माइनस ए कर लीजिए। इसी तरीके से इसका हर एक पार्ट सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है देखिए, एक ये बड़ा सा ब्लॉक है और इसके टॉप में एक छोटा ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। दिस इज ब्लॉक ए एंड दिस इज ब्लॉक बी। इसकी लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर, and from this side one force of 10 Newton is applied. अब होगा क्या, सारा सरफेस फ्रिक्शनलेस है। जब आप इस ब्लॉक पे फोर्स लगाते हैं और यहाँ भी फ्रिक्शनलेस, इन दोनों के बीच में भी फ्रिक्शनलेस, तो होगा क्या कि आप इस ब्लॉक पे फोर्स लगाइए, आगे जाने लगेगा, बिकॉज इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, तो बी अपनी जगह पे ही पड़ा रहेगा और इसके नीचे से ये स्लिप करके आगे निकल जाएगा और अल्टीमेटली ब्लॉक बी नीचे गिर जाएगा। जब इसका ये एंड यहाँ पहुंच जाएगा तो ब्लॉक बी विल फॉल डाउन। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टाइम elapsed बिफोर द ब्लॉक बी सेपरेट फ्रॉम ब्लॉक ए। इसमें होशियारी से काम कर लेना है। पहले ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। देखिए, सिर्फ ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम मैं बना रहा हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक ए। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ओनली वन फोर्स 10 न्यूटन और कोई फोर्स नहीं। वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस से कोई मतलब नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस से कुछ भी लेना देना नहीं। अदरवाइज यू कैन शो फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन आल्सो, इसका वेट है, नॉर्मल रिएक्शन है, वो सब की जरूरत नहीं। तो इसका एक्सेलरेशन आप ए मान लीजिए। इक्वेशन बनेगा, masses of the blocks are given or not? हाँ, ब्लॉक ए का मास दे रखा है 5 kg। हाँ, If इट्स equal मास to इज 5 kg, राइट। तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा, इसका इक्वेशन बनेगा 10 इक्वल्स m इंटू ए। सो एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया। तो ब्लॉक ए को 20 सेंटीमीटर कवर करने में जितना टाइम लग जाए, ब्लॉक बी उतने टाइम के बाद गिर जाएगा। तो आप सीधा सीधा ये इक्वेशन यूज कर लीजिए, एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। 20 सेंटीमीटर यानी 20/100 इक्वल्स u इज 0, हाफ एक्सेलरेशन इज 2 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से t आ रहा है under root 2 by 10. हाँ 1/√5 सेकेंड। दिस इज द आंसर।
देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, देयर इज अ बैलून का मास है m and it is falling with constant velocity near the earth। इसका वेलोसिटी v मानिए, it is constant। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब है एक्सेलरेशन इज 0। तो नीचे आने की वजह से क्या हो रहा है कि इस पे एक रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा है। एयर रेजिस्टेंस किधर लगेगा अगर नीचे गिर रहा है तो? इन विच डायरेक्शन एयर रेजिस्टेंस विल sir, एक्ट ऑन द बैलून? ऊपर। ऊपर की तरफ। तो एयर रेजिस्टेंस इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, लेट अस कॉल इट आर। दिस इज एयर रेजिस्टेंस। और क्वेश्चन में दे रखा है कि दिस एयर रेजिस्टेंस आर इज प्रोपोर्शनल टू वी। जो बैलून की वेलोसिटी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन में देखिए Yes, sir. तो हम लोग लिख सकते हैं कि एयर रेजिस्टेंस आर इक्वल्स कांस्टेंट के इंटू वी। के इज अ कांस्टेंट। हम लोग को के भी नहीं मालूम है, वी भी नहीं मालूम है, यानी कि आर भी नहीं मालूम है। देखेंगे आगे चल के, पहले जैसा क्वेश्चन में दिया है उस हिसाब से चलिए। तो एयर रेजिस्टेंस आर ऊपर लग गया, mg नीचे लग रहा है, और एक बुयांसी फोर्स भी लग रही है बी। बुयांसी फोर्स में बी लिख रहा हूं, दैट इज ऑल्सो नॉट नोन, क्योंकि बुयांसी फोर्स का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। भी रो जी इसका फॉर्मूला होता है। Yes, sir. तो इनमें से हम लोग को ना आर मालूम है ना बुयांसी फोर्स मालूम है, लेकिन दो केस दिया हुआ है, उसके मदद से आंसर आ जाएगा। तो डाटा बहुत कम दिया हुआ है, इसलिए स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है और क्वेश्चन समझ में नहीं आता है कि क्या करें, कैसे करें। अब देखिए जो सिखाया गया आपको उसी को फॉलो करेंगे। इट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक्सेलरेशन 0 क्यों हो गया? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब इस बैलून का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। डाउनवर्ड डायरेक्शन के फोर्सेस को पॉजिटिव लिखिए, तो mg माइनस बुयांसी फोर्स माइनस रेजिस्टेंस फोर्स, एयर रेजिस्टेंस r, this is equal to mass into acceleration। Acceleration is 0, so mg equals b plus r। ऐसा हो गया इक्वेशन 1। दिस इज इक्वेशन 1। क्वेश्चन में b इज मेंशन्ड, बुयांसी फोर्स इज b, यानी हम लोग को अपना आंसर b के टर्म्स में लाना है, b और mg के टर्म्स में। ओनली r इज अननोन माना जाए। तो हम लोग को तो अभी कुछ और पता करना है। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, दिस इज फर्स्ट पैरा ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखा है, फोर्थ लाइन में, how much mass should be removed from the balloon so that it may rise with the same constant velocity v। अब क्या करना है, इस बैलून में से कुछ मास को निकाल देना है। बैलून इज हैवी सो इट इज फॉलिंग। कितना मास निकाल दिया जाए कि जब सब कुछ रिवर्स हो जाए, वेलोसिटी सेम वेलोसिटी से ये ऊपर की तरफ जाने लगे। जितनी वेलोसिटी, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड से ऐसे गिर रहा है, तो 10 मीटर पर सेकंड से ये उल्टा ऊपर जाने लगे, तो कितना मास निकालना चाहिए? तो पहले मास m था, मान लीजिए स्मॉल m मास रिमूव कर दिया। m इज मास रिमूव फ्रॉम द बैलून, फॉर रिक्वायर्ड पर्पस, m मास निकाल देने से जैसा चाहिए हम लोग को वैसा हो गया, ये ऊपर जाने लगा। अब इसका वेट जो लगेगा m माइनस एम इंटू जी। एक्चुअली हम लोग को इसी स्मॉल m की वैल्यू निकालनी है, कितना मास निकाल के फेंक दिया जाए। बुयांसी फोर्स अभी भी b लगेगा, अभी भी रेजिस्टेंस फोर्स लगेगा, लेकिन अब रेजिस्टेंस फोर्स किधर लगेगा? बुयांसी फोर्स तो हमेशा ऊपर ही लगेगा। रेजिस्टेंस फोर्स सेम रहेगा कि नीचे हो जाएगा, ये बताइए। रेजिस्टेंस फोर्स की वैल्यू, एयर रेजिस्टेंस होता है जिधर आपका वेलोसिटी होगा ठीक उसका Yes. उल्टा, नीचे होगा सर, velocity। तो नीचे हो जाएगा। तो R की वैल्यू अब नीचे हो गई। देखिए यू सी ऑल द थ्री फोर्सेस, बुयांसी फोर्स में कोई चेंज नहीं हुआ, mg बदल गया, रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ, रेजिस्टेंस का डायरेक्शन चेंज हो गया। अभी भी एक्सेलरेशन 0 है, इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी राइट नाउ आल्सो।
अब इक्वेशन बनेगा अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स पॉजिटिव b माइनस r माइनस m माइनस m इंटू g इक्वल्स मास इंटू एक्सलेशन m माइनस m इंटू एक्सलेशन इज 0। अब इक्वेशन बन गया b इक्वल्स r प्लस m माइनस m इंटू g इक्वेशन 2। करना क्या है, यहां से r का वैल्यू mg माइनस b यहाँ डालिए, सॉल्व कर लीजिए, स्मॉल m आ जाएगा। आप सभी लोग सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है, फिर मैं आंसर बताता हूँ। सॉल्व करने पे स्मॉल m की वैल्यू 2 इंटू एम माइनस बी बाई जी आ जाना चाहिए। इफ यू वांट टू सॉल्व नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 20, उसमें क्या दिया है कि एक मास m है और यहाँ m माइनस m है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहता, क्वेश्चन में दिया होता कि इट इज कमिंग डाउन विथ एक्सेलरेशन a, तो यहाँ m इंटू a लिखते। Now how much mass should be removed so that it will accelerate in upward direction with the same acceleration a? तो यहाँ भी 0 नहीं a लिखते, उसके बाद सॉल्व करते तो ये आंसर a के टर्म्स में आता है। तो सारा इक्वेशन सेम बनता है, यहाँ m a होता है, यहाँ m माइनस m इंटू a। प्रॉब्लम नंबर 20 एग्जैक्टली यही है, बस यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी है, उसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन।